प्रतिभागियों एवं अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं आदरणीय प्रोफेसर आभा मैम का, हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर विपिन कुमार राय सर का, हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर SNP सिंह सर का, स्वागत करते हैं प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय सर का एवं उपस्थित तमाम अतिथियों एवं प्रतिभागियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय जगत। धन्यवाद प्रभात जी। और हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विपिन कुमार राय जी के छात्र डॉक्टर आभा कुमारी जी, क्या संयोग है, यह बड़ा ही सुखद संयोग है। हम लोगों ने अब तक 150 राष्ट्रीय वेबिनार किया है इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन एक साथ गुरु और शिष्य दोनों पहली बार स्क्रीन पर आए हैं। और विपिन कुमार राय जी के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय क्या होगा कि उनके ही मार्गदर्शन में PhD की हुई आभा कुमारी, जो भी MDDM कॉलेज की बहुत ही विख्यात शिक्षिका हैं, उनके सामने में प्रस्तुतिकरण करेंगे। विपिन कुमार राय जी से मेरा निवेदन है अपने सभी प्रतिभागियों की ओर से कि अगर छात्रा में कोई त्रुटि हो तो उसे आप व्यक्तिगत रूप से बताएंगे, लेकिन हम लोग के सामने में उन्हें छात्रवत न मान के आज का उनको मुख्य स्पीकर ही आप मानेंगे, यह हम लोग का निवेदन है आपसे। मैं अब आभा कुमारी जी, डॉक्टर आभा कुमारी MDDM कॉलेज की बड़ी विख्यात शिक्षिका है राजनीति विज्ञान विभाग की, और हमारे इस वेबिनार के कार्यक्रमों की नियमित प्रतिभागी रही हैं, हम लोगों का उत्साहवर्धन करती रही हैं। उनसे निवेदन है कि अपना व्याख्यान वर्तमान समय में भारतीय संविधान की प्रासंगिकता पर अपना व्याख्यान देंगी। उनका समय सीमा होगा अभी से 30 मिनट का। जैसे अभी 3:13 हुआ है, तो 3:43 तक उनका वक्तव्य होगा, और उसके बाद तब हम लोग प्रोफेसर विपिन कुमार राय जी और प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय जैसे विद्वान लोगों की राय लेकर कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। बहुत आदर के साथ डॉक्टर आभा कुमारी, MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर से निवेदन है कि वे स्क्रीन पर आवे। आभा जी, हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले नमस्कार। मैं प्रयत्न संगठन के कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही मैं अपने अभिभावक स्वरूप डॉक्टर विपिन सर का भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में ही मैंने PhD किया, और आज जो मैं आप लोगों के सामने कुछ बोलने के लायक हूँ तो उन्हीं के मार्गदर्शन से हूँ। तो मैं इसके लिए सदा विपिन सर का आभारी रहूंगी। और आज मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज प्रयत्न संगठन में मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है, तो इस रूप में चेयरमैन के रूप में डॉक्टर विपिन सर हमारे सामने उपस्थित है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी। आज का, जैसा कि सर ने बताया कि आज के वेबिनार का मुख्य विषय है वर्तमान समय में भारतीय संविधान की प्रासंगिकता। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यह जो प्रयत्न संगठन है वह युवाओं के लिए एक प्रेरणा मंच का काम करती है, क्योंकि हम जैसे युवा एक प्लेटफॉर्म की खोज करते हैं, जो यह संगठन हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने में हम लोगों को बहुत ही मार्गदर्शन मिलेगा इस मंच से। तो जैसा कि आज का विषय है वर्तमान समय में भारतीय संविधान की प्रासंगिकता, तो इस पर बोलने का मुझे कुछ अवसर मिला है, तो मैं इसी विषय पर कुछ बोलने जा रही हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो सर से मैं क्षमा चाहूंगी और पुनः मार्गदर्शन चाहूंगी। तो आज मैं इसी पर कुछ बोल रही हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज भारतीय संविधान को अंगीकृत किए हुए 70 वर्ष से लगभग ऊपर हो गए हैं, लेकिन मौजूदा समय में आज भी हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा है कि क्या भारतीय संविधान की प्रासंगिकता आज भी वैसी ही है जैसा कि इसे लागू करने के वक्त या आजादी के बाद इसकी प्रासंगिकता थी, या फिर राजनेताओं की स्वार्थ सिद्धि का यह साधन बन गया है और राजनेताओं ने अपने हित साधने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी चीज पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान को
26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, और 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ लागू किया गया था। हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और यह विश्व के सभी संविधान की अच्छाइयों को अपने आप में समेटे हुए है, जिससे इसकी प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यह लोकतांत्रिक देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने संविधान के लागू होने से पूर्व अपना एक भाषण दिया था, जो लोकतंत्र के पक्ष में बहुत ही यादगार भाषण था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि यदि हमारे लोकतंत्र को बचा करके रखना है, लोकतंत्र को बनाए रखना है, तो हमें अपने संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों को हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना होगा, और संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, उसी के आधार पर हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसके साथ ही संविधान ने हमारे देशवासियों को कुछ उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियां भी दी हैं। तो जब हम देखते हैं कि लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपने स्वतंत्रता के प्रति जागरूक तो आज हो गए हैं, लेकिन जो संविधान ने उन्हें उत्तरदायित्व दिया था, जिम्मेवारियां दी थी, उससे उन्होंने अपने हाथ पीछे हटा लिए हैं। आज देखते हैं कि देश में कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद की समस्या जोरों से तूल पकड़ रही है। यह कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन इससे समाज और देश को निजात दिलाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आ रहे हैं, बल्कि वे अपने स्वार्थ सिद्धि में ही लगे हुए हैं, और न ही समाज का कोई ऐसा दल आगे आ रहा है। जैसे कि आजादी के पहले हम लोग देखते थे कि अपने समाज को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते थे, लेकिन आज स्थितियां काफी बदल गई हैं। आजादी के बाद हम देखते हैं कि आज कई सारी चुनौतियां हमारे सामने व्याप्त है। जैसे राजनीतिक दलों के द्वारा हम देखते हैं कि जब आम चुनाव का समय आता है तो वे हमेशा सुशासन और विकास का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, लेकिन आज सारा समाज देखते हैं कि स्वर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक अलग अलग खेमों में बटा हुआ है, और सभी राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए उनका उपयोग करते हैं। राजनीतिक नेताओं के द्वारा अपने वोट बैंक के लिए उनमें आपसी सद्भाव को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे अंग्रेज चले गए और उन्होंने हमारे सामने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो शासन करो। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारे देश के जो राजनेता हैं, राजनीतिक दल हैं, वो भी इसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं, और वो भी हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहे हैं, और प्रत्येक समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि कुछ बौद्धिक वर्ग भी हैं जो अपने हितों को साधने के लिए संविधान की एकता, अखंडता, उसकी संप्रभुता को भी चोट पहुंचाते आ रहे हैं, और इसके लिए वो हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमारे संविधान में ने सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया है, इसका वो सहारा लेते हैं, इसको अपना हथियार बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ समय से देख ही रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आज से 4 दशक पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा तो दिया गया, लेकिन गरीब नहीं हटे। आज भी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी वैसे ही व्याप्त है। गरीब नहीं हटे, लेकिन गरीबी सत्ताधारियों के लिए, शासक वर्ग के लिए एक मानसिक मजाक बन गया। आज देखते हैं कि गरीबी को कम दिखाने के लिए प्रत्येक सत्ताधारी वर्ग क्या करते हैं कि उनके आंकड़े बदल देते हैं, उनके मानक में परिवर्तन कर देते हैं, और जिससे गरीबी का मानक ग्राफ नीचे चला आता है और देश के विकास का ग्राफ ऊपर चला जाता है।
लेकिन वास्तविकता यह नहीं है कि गरीबी आज खत्म हो गई। गरीबी आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। इसके साथ ही बाबा साहब जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने इस बात की बड़ी उम्मीद की थी कि आने वाले कुछ समय में हमारे देश में संविधान का राज होगा और हमारे देश में समाज का वैसा वर्ग जो हाशिए पर चल रहा है, जो विकास के मुख्य धारा से काफी पीछे है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी और प्राथमिकता के तौर पर उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा और उनका भी विकास हो जाएगा। उनकी आर्थिक, राजनीतिक और प्रजातंत्र की स्थिति कायम हो जाएगी। लेकिन हम वास्तविक तौर पर देखें तो बाबा साहब की उम्मीद तार तार हो गई, उनकी उम्मीदों का पुल ध्वस्त हो गया। आज भी समाज के दलित, पिछड़े वर्ग विकास के मुख्य धारा से मीलों दूर हैं। ऐसा हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई संविधान संशोधन देखे हैं, लेकिन जो गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग हैं, उनके जीवन स्तर में मुझे कोई संशोधन देखने को नहीं मिलता है। तो इससे क्या है कि संविधान से हम लोग धीरे धीरे भटक रहे हैं। हम देखते हैं कि समाज का एक ऐसा भी तबका है जो गरीबी और सामाजिक परिदृश्य में व्याप्त असमानता के बीच अपना जीवन जीने को विवश है। देश में वर्तमान समय में पूंजीवादी व्यवस्था और विकासवाद की बात की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए समाज का प्रतिष्ठावान वर्ग वह गरीबों और दलितों को दबाने में ही अपना भला समझता है। तो ये ऐसे स्थिति में विकास की बात हम कैसे कर सकते हैं? आज देश में देख रहे हैं कि गरीबी, भूखमरी और महंगाई की समस्या व्याप्त है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अपने हितों को साधने में इतने संलग्न है कि देश या समाज को इस समस्या से निजात दिलाने का कोई प्रयास ही करते नजर नहीं आ रहे हैं। हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधि जिसे हजारों करोड़ों रुपया दे करके, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उन्हें संसद में भेजा जाता है, लेकिन वह जनप्रतिनिधि जैसे ही संसद में जाता है वह अपने सारे वादे को भूल जाता है, सारे उत्तरदायित्व, सारे जिम्मेदारियों को भूल जाता है और उसका एक ही उद्देश्य बच जाता है, अपने स्वार्थ सिद्ध। तो वो राजनीतिक हितों को पूरा करने में ही लग जाते हैं। आज भी देखते हैं कि जिस तरह आजादी के समय हमारे देश में कुपोषण, मलेरिया और कई प्रकार की भयावह बीमारियां थी जो हमारे देश को धीरे धीरे ग्रसित कर रही थी और जिससे हमारा देश विकास के दौर में काफी पीछे था। लेकिन आज भी यदि हम देखें तो कोरोना जैसी ऐसी भयंकर महामारी है जो देश के लोगों को काल के गाल में समेटने के लिए उतावला दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इससे भी राजनीतिक दल इस बीमारियों से, इस भयंकर महामारी से देश को निजात दिलाने में यदि हम देखें तो आज भी ये असमर्थ दिखाई देते हैं। इसके बाद ही हम देखते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब खाद्य सुरक्षा पर बल दिया गया था तो उस पंचवर्षीय योजना के साथ ही ऐसा लगा था कि अब समाज में खाद्य समस्या जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हालांकि कुछ वर्षों तक ऐसा हुआ भी कि खाद्य सुरक्षा पर बल दिया गया और समाज के लगभग प्रत्येक वर्ग को इससे निजात दिलाने का प्रयास किया जाने लगा। लेकिन जैसे ही हमारे देश में उदारीकरण का दौर आया तो उदारीकरण की प्रक्रिया आते आते ही देश में लोगों में पूंजी बनाने का होड़ शुरू हो गया और पूंजी बनाने की प्रक्रिया इतनी तेजी से पांव पसारने लगे कि आज गरीब और निचले तबके के किसान आत्महत्या करने पर विवश हो गए हैं, जैसा कि हमने देखा ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूंजी बनाने की प्रक्रिया में पिछले 15 वर्ष में लगभग 61% पूंजी का हिस्सा केवल 1% लोगों के हाथ में सिमट गई है और हमारे देश में बेरोजगारी और महंगाई इतनी चरम पर पहुंच गई है कि सभी का विकास संभव नहीं दिख रहा है। तो देश में ऐसी असमानता होने के बावजूद राजनीतिक दल संविधान की दुहाई देते हैं और संविधान की दुहाई देकर के अपने हितों को और निजी स्वार्थ को पूरा करने में ही संलग्न नजर आ रहे हैं।
इसके साथ ही यदि हम देखते हैं कि राजनेताओं का यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, उनके राजनीतिक हित पूरा नहीं होते हैं, तो वो लोग संविधान की दुहाई देकर के उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। और यदि सत्ताधारियों द्वारा कोई कड़ा फैसला यदि आ जाते हैं तो उसको बदलने का भरसक प्रयास करते हैं, जैसा कि हमने किसान बिल में देखा ही है। तो आज किसी मुद्दे पर यदि देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका और इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को, गरिमा को हमेशा गिराते हुए नजर आते हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ता है, क्योंकि संविधान ही हमारे देश की आत्मा है और संविधान के मार्ग पर ही चल करके हम एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। हमारे देश का विकास हो सकता है, हमारे देश के प्रत्येक वर्ग, समाज के प्रत्येक वर्ग का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो सकता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि समाज की संविधान की जो प्रासंगिकता है वह जैसी आजादी के समय थी वैसी आज ही है और आगे भी इसकी प्रासंगिकता वैसी ही बनी रहेगी। संविधान में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाग 20 और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो यह जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह हमारे संविधान की प्रासंगिकता को और भी अधिक बढ़ा देती है और यह हमारे संविधान को जीवंत स्वरूप प्रदान करती है। और इसी संविधान की प्रासंगिकता को देखते हुए ही हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर संविधान दिवस के रूप में हम लोगों ने अपनाया। और इसी के साथ ही आज मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं बहुत कम समय में बोल गई और एक बार फिर से मैं विपिन सर और एसएन सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद प्रभा जी, आपने बहुत संतुलित और अच्छा वक्तव्य दिया। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। और विपिन जी तो आज फूले नहीं समा रहे होंगे, क्योंकि उनके द्वारा सिंचित छात्र इतना अच्छा व्यक्तित्व, अपना प्रदर्शित ज्ञानमय व्यक्तित्व प्रदर्शित कर सकता है। इससे अच्छा किसी शिक्षक के लिए तोहफा क्या हो सकता है 12 जनवरी का। तो हमारे बीच रविंद्र कुमार चौधरी जी जो प्राचार्य हैं बगहा कॉलेज के, वो भी जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय साहब भी जुड़े हैं और विपिन कुमार राय साहब तो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। तो मैं रविंद्र कुमार चौधरी साहब जो प्राचार्य होते हैं बगहा कॉलेज के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आज के विषय पर 2 शब्द उनकी टिप्पणी आ जाती तो हमारा वेबिनार एक अपने आकार को, राष्ट्रीय आकार को प्राप्त करने में सक्षम होता। डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी साहब क्या स्क्रीन पर आ सकते हैं? डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी साहब। हाँ, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो अभी कॉलेज से निकला हूँ, रास्ते में कोशिश करके जुड़ गया हूँ। आज का जो विषय है संविधान की प्रासंगिकता, तो निश्चित रूप से संविधान देश के एक एक नागरिक को सामान्य रूप से और जो सत्तासीन हमारे नेतागण हैं उनको विशेष रूप से अपनी सीमाओं में रखकर जन सामान्य के हितों को रक्षा करने के उद्देश्य से और संपूर्ण राष्ट्र के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का ख्याल करके विकास कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए एक लक्ष्मण रेखा प्रस्तुत करती है। आए दिन जैसा कि मैडम अभी बोल रही थी कि पिछले कई वर्षों से या दशकों से मैं कह सकता हूं कि हमारे राजनेता और सत्तासीन मंत्रियों और अन्य अधिकारियों द्वारा संविधान की अवमानना की जाती है। संविधान समाज को केवल उन्हीं कार्यों को क्रियान्वित करने की जरूरत है या करना है जिससे सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित होती है। आए दिन सरकार जिन
विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है, उससे समाज का एक वर्ग अछूता रह जाता है। एक छोटा सा मिसाल के रूप में मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम संविधान में उसका प्रावधान किया गया है और एक एक नागरिक को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। लेकिन आज 75 वर्षों के बाद भी जब हम देखते हैं समाज में घूमकर, तो आज भी हमारे समाज में वंचितों की संख्या बहुत अधिक है। हम अपने समाज के उन वंचितों को समाज के, राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़ने में कहीं न कहीं विफल रहे हैं और इस विफलता का मुख्य कारण हमारे राजनेताओं द्वारा और सरकारों द्वारा उन वंचितों के अधिकारों, हितों और उनके उद्देश्यों की अनदेखी की गई है। तो आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं समाज और सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इन 75 वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन कर समाज के वंचितों को वंचित होने से मुक्त कराने का कार्य करे। छोटा सा एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। जब बिहार सरकार सत्तासीन 2007 में हुई थी, 2005 में, तो नीतीश जी ने दलित समुदाय को 2 भाग में बांट दिया था कि दलितों के विकास के लिए जो प्रयास किए गए हैं उससे विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ उसी दलित समुदाय के लोग वंचित रह गए हैं जिनका समुचित विकास नहीं हो पाया और उनको उन्होंने महादलित की श्रेणी में रख दिया। दो 2007 से आज 2022 की बात हम लोग कर रहे हैं। 15 वर्षों में अगर आप समाज में मुड़कर देखेंगे तो महादलित के लिए जो विकास का प्रयास हुआ है उसमें भी उन्हें ऐसा प्रावधान में जो अधिकारी पदाधिकारी उसमें लाए जाते हैं, उसके क्रियान्वयन में उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि आपको जो संसाधन दिया गया उन वंचित समुदाय के विकास के लिए आपने कहां तक उसका विकास किया और उससे उसका क्या भला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर हृदय की गहराई से साधुवाद देते हुए आज के इस आयोजन के लिए आप तमाम मित्रों को साधुवाद देता हूं। धन्यवाद रविंद्र कुमार चौधरी साहब, आपने अपने समय का सदुपयोग हमारे वेबिनार की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए किया। इसके लिए हम अपने सभी प्रतिभागियों और आयोजकों की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। अब मैं विकास नारायण उपाध्याय साहब से निवेदन करूंगा कि आज के विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देकर हमारे कार्यक्रम को समृद्ध करने की कृपा करें। प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय जी, आवाज मेरी जा रही होगी? आवाज जा रही है? जी जी, कृपया अपना अपना माइक म्यूट कर लें, इससे थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है सारे लोगों को। माइक को म्यूट कर लिया जाए, माइक को अपने अपने माइक को म्यूट किया जाए कृपया जी। आज के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हमारे बड़े भाई जो कि आज इस वेबिनार को संचालित कर रहे हैं, आदरणीय श्री नारायण बेनीपुरी साहब, हमारे छोटे भाई जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार जी, और हमारे एक अन्य छोटे भाई प्राचार्य रविंद्र जी, और आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर आभा जी जो एमडीडीएम कॉलेज में व्याख्याता हैं, और इस कार्यक्रम के सारे कार्यकर्ता धर्ता प्रयत्न के निदेशक प्रभात जी, और सारे प्रतिभागी गण जो आज इस कार्यक्रम से
किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। मित्रों, आज का ये विषय जिन लोगों ने भी चुना है, इसका जो कैप्शन है, भारतीय संविधान के आज के संदर्भ में क्या इसकी महत्ता है, क्या यह आज रेलिवेंट है कि नहीं है। संविधान के रेलिवेंसी के बारे में, अर्थात संविधान जो हम लोगों के देश का एक, जैसा कि आभा जी ने कहा है, आत्मा है। और ये आत्मा ही नहीं बल्कि एक यह शीशे की आईने की तरह है, जिसमें कि पूरे संविधान को आप देख सकते हैं और लोग भी इस आईने में देख करके भारतीय परंपरा, ट्रेडिशन, कन्वेंशन और भी जितने भी सारे चीज जो कि विश्व के अन्य देशों से इस संविधान में लिए गए हैं, उसको देख सकते हैं इस संविधान के तहत। तो ये संविधान तो हमारा रेलिवेंट है ही है, किसी न किसी रूप में इसको हम लोग किसी भी रूप में इररेलिवेंट नहीं कह सकते हैं, और इस संविधान को हम लोग रेलिवेंट मानते हैं। और उसी रेलिवेंट मानने के तहत ही इसको बनाने वाले एक से एक लोग, जो कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते, और सारे लोग जो संविधान को जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद से लेकर के अंबेडकर जी तक के सारे लोगों ने इसके निर्माण में अपना समय लगाया। और विश्व का यह, जैसा कि आभा जी ने अपने वक्तव्य में कहा, कि विश्व का यह धरोहर संविधान है। जहां तक संविधान के रेलिवेंसी की बात है, तो इसमें यह प्रश्न उठता है कि संविधान का यह रेलिवेंसी का प्रश्न तब उठा था, मेरी यादगारी में है, जबकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और प्रस्तावना में, प्रियम्बल में उन्होंने चेंज किया था, ऐड और एडिशन किया था इसमें। उसी समय संविधान के रेलिवेंसी का प्रश्न उठा था कि क्या हम इस प्रस्तावना को परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं, नंबर एक। दूसरा, कि प्रस्तावना क्या यह संविधान का अंग है कि नहीं, इसका एक यह प्रश्न उस समय उठा था। तो उस समय के जो भी जाने माने लोग संविधान के जानने वाले थे, उन लोगों ने तरह तरह की बातों को रखा था, अपने विचारों को रखा था। लेकिन अंत में यह निर्णय सामने आया कि संविधान का यह प्रियम्बल जो है सो संविधान का अंग है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और संविधान में कुछ शब्द संविधान के प्रियम्बल में जोड़े गए थे, जो कि सार्थक और सही जान पड़ते हैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते। दूसरी बात, संविधान में उसके बाद कर्तव्य भी जोड़े गए। हमारे मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन उसके फंडामेंटल राइट्स के रेलिवेंसी की बात होती थी कि कहां तक फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी को उसमें फिर हटाया गया, जो इररेलिवेंट नहीं थे उसको मान करके राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया और उसको इस तरह से रखा गया कि राइट टू प्रॉपर्टी के बाद, हटाने के बाद संविधान के अधिकार में कर्तव्य को बाद में फिर कर्तव्य को संविधान के एक इसमें पक्ष में जोड़ा गया। तो हमारे संविधान में अधिकार के साथ, कर्तव्य के साथ साथ अधिकार का भी निर्वहन लोगों को करना पड़ता है, जो अनिवार्य है। साथ ही विश्व के यह संविधान में, विश्व के जो सारे संविधान है दूसरे देशों के, उसमें एक यह हमारे देश का संविधान महत्वपूर्ण है, जिसमें एक अकॉर्डिंग टू टाइम एंड इन्वायरमेंट, समय और काल और परिस्थिति के अनुसार इसको परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसमें अमूलचूल परिवर्तन किए जा सकते हैं, जो कि विश्व के अन्य देशों के संविधान में बड़ा कठिन रूप से परिवर्तन करने का प्रावधान है, जो खास करके अमेरिका के संविधान में। तो यह जो आर्टिकल 368 की चर्चा हुई है, तो आर्टिकल 368 में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं जो संविधान की प्रासंगिकता को, जो संविधान हमारा रेलिवेंट है, इसकी प्रासंगिकता को और आगे बढ़ाता है और हमारे संविधान को मजबूती प्रदान करता है। और संविधान को मानने के लिए भारतवर्ष का हर एक नागरिक इसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए बाध्य है, और इस बाध्यता को
स्वीकार करना होगा। जो संविधान को नहीं मानते हैं वो असंवैधानिक है व्यक्ति है, और वह संविधान की बात को नहीं मानने के चलते अपने उस पर तरह तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं और उसको असंवैधानिक घोषित किया जाता है। मित्रों, हमारे भारतवर्ष के संविधान के आज के समय में, खास करके आज के समय में एक प्रश्न उठता है इसके प्रासंगिकता की, और वह प्रासंगिकता लोकतंत्र को लेकर के है। कोई आज के समय में जाति, धर्म और भी दूसरे तरह से भेदभाव की जो एक कल्पना और परिकल्पना हमारे समाज में हो रही है, उसी को लेकर के ऐसा लगता है, कुछ दल विशेष का कहना है, कुछ राजनीतिक दलों का जो कि उदाहरण आया है, उन लोगों का कहना है कि जाति विशेष को लेकर के आपस में वैमनस्य पैदा किया, इससे लोकतंत्र खतरे में हो सकती है। अभी हाल के दिनों में महात्मा गांधी के संबंध में जो हमारे राष्ट्रपिता है, इसको लेकर के तरह तरह के प्रश्न उठाए गए, जिसमें लोकतंत्र पर ऐसा हुआ लगता था कि लोकतंत्र पर खतरा नहीं हो, जो लोकतंत्र की हमारे संविधान की प्राणवायु है और राजनीतिक दल इसके साथ मिल करके अपने कार्य प्रणाली को सारे संचालित करते हैं सारे देश में, और इस प्रकार कि इसको लोकतंत्र हमारा खतरे में न हो जाए, इस पर चर्चा जब महात्मा गांधी के संदर्भ में बात की गई तो इस पर तरह तरह की बात आई और तरह तरह के संविधान के संदर्भ के बारे में, संविधान के प्रासंगिकता के बारे में चर्चा हुई कि हमको इस तरह की चर्चा और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, जबकि संविधान इसको इस तरह का दर्जा देता है। दूसरी बात, राज्यपाल जो कि एक संवैधानिक पद है, और राज्यपाल के संवैधानिक पद पर भी प्रासंगिकता उठी और आई, और साथ साथ यह प्रासंगिकता देखने में आई कि कभी कभी तो ऐसा चर्चा होता है राजनीति विज्ञान में कि खास करके विद्यार्थियों के बीच में, लोगों के बीच में, कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए। उसी तरह से राज्यसभा के संदर्भ में भी होता है कि राज्यसभा, जो लोकसभा और राज्यसभा है, उसको समाप्त कर देना चाहिए, चूंकि यह संविधान के दायरे में तो रह करके कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि संविधान से ऊपर भी उठ करके ये कार्य करते हैं, जो कि असंवैधानिक जान पड़ता है, और इसको न कोई देखता है और न कोई बोलने वाला होता है, खास करके आम लोगों। लेकिन जब बात संविधान के और किसी तरह के संवैधानिक गड़बड़ी की बात आती है, तो इसके को देखने के लिए भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में एक बहुत ही अच्छे ढंग से उसको देखने के लिए एक संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि हमारा न्यायिक प्रणाली जो है, हमारा न्यायिक प्रणाली जो है वो बहुत ही सक्षम और मजबूत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि केंद्र के स्तर पर हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है, और राज्य के प्रांतीय स्तर पर उच्च हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है, जो कि किसी भी तरह की संवैधानिक गड़बड़ी होने के बाद ये सारे चीजों को देखता है और दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास करता है। फिर भी इस लोगों के मन में भ्रमजाल पैदा होता है कि क्या संविधान हमारे प्रासंगिक हैं, क्या हमारे संविधान में ये सारी जो व्यवस्थाएं की गई है फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसके अंतर्गत जो की गई है व्यवस्था, उसमें क्या ये सारी चीज प्रासंगिक है। लेकिन हमारा संविधान चूंकि भारतवर्ष में ऐसे मनुष्यों के द्वारा और उस समय बनाया गया है जिस समय की ये संविधान को की आवश्यकता थी, उस समय के हमारे जो दूर दृष्टि देखने रखने वाले थे, वो सारे लोग आज के संदर्भ में जो संविधान में जो क्षरण हो रहा है, संवैधानिक व्यवस्था में जो क्षरण हो रहा है, उसको शायद उन लोगों की कल्पना उन लोगों ने नहीं की थी। लेकिन इन सारे चीजों को देखने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है भारतीय संविधान के अंतर्गत, वो सारी व्यवस्था इसको देखती है और इसको आज के समय में प्रासंगिक बनाने के का सही दृष्टिकोण से प्रयास करती है। साथ ही साथ एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा, 2 मिनट सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि नागरिकों का इसके साथ साथ उत्तरदायित्व संविधान को लेकर के बहुत ही जबरदस्त ढंग से उठ जाता है कि उनका अपना दायित्व है कि वो कर्तव्य का निर्वहन करें, अपने अधिकारों का पालन करें, और इन दोनों के साथ साथ
संविधान की मर्यादा में रह करके सारे जो राजनीतिक दल हैं, जो भी संवैधानिक पद के लोग हैं, उनको रास्ता दिखाने और बताने का प्रयास करें। इसी बात के साथ मैं वाणी को अपने विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास नारायण उपाध्याय साहब। आपका प्रखर व्यक्तित्व और प्रखर वक्तव्य हमारे प्रतिभागियों के लिए ही नहीं, हम सबों के लिए अनुकरणीय है। आपने हमारे वेबिनार के स्तर को काफी ऊंचा उठाया, इसके लिए धन्यवाद। और अब मैं प्रोफेसर विपिन कुमार राय, जो वर्तमान में प्राचार्य हैं श्री नारायण सिंह कॉलेज मोतिहारी, बिहार विश्वविद्यालय की अनिभूत इकाई है, नैक ग्रेड से सर्टिफाइड है और बिहार विश्वविद्यालय के भी ये बड़े प्रोफेसर हैं। उनके बहुत सारे छात्र और मित्र और बहुत सारे शोध छात्र भी इस कार्यक्रम में हैं। मैं अब प्रोफेसर विपिन कुमार राय जी से निवेदन करता हूं कि अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देकर हमारे कार्यक्रम को संपन्न करने की कृपा करें। जी आ रही है। जी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है जी। इस वेबिनार करने के लिए प्रयत्न संस्था को भाई धन्यवाद देता हूं। अपने बड़े भाई श्री नारायण बाबू को, विकास बाबू को और चौधरी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस वेबिनार में भाग लिया। आवाज आ रही है ना? देखो बुआ। हाँ, तो आप जो है प्रतिभागी लोगों को, हाँ प्रतिभागी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब विषय समय गंवाए हुए समय सीमा के भीतर मैं अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। और हमारी छात्रा आभा कुमारी ने मुख्य वक्तव्य दिया, बीज वक्तव्य इस वेबिनार के संदर्भ में कि भारतीय संविधान के आज के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है इस विषय पर। और विशेषज्ञ के रूप में विकास बाबू का भी वक्तव्य सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब मैं अपना वक्तव्य देने जा रहा हूं। मेरा ये सबमिशन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में और दुनिया के 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को मंगाया गया। हमारी इतिहास, हमारी विरासतें, हमारी संस्कृति हमारे पास थी और अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 1935 का भारत सरकार अधिनियम सामने था। बहुत अथक प्रयास करके लगभग 10 लाख लोगों पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक आदमी अप्रत्यक्ष रूप से चुन के या मनोनीत होकर आए थे। तो 299 लोगों ने मिलकर के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में यह संविधान बना और 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। 11 देशों के संविधान से कुछ न कुछ चीजें ली गई। 1935 का अधिनियम का लगभग 68% भाग उसी पर आधारित है। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि किसी देश का नियम कानून का जो संग्रह है, जिसके द्वारा सब उस देश की शासन व्यवस्था चलती है, जिसको हम लोग संविधान के रूप में जानते हैं, उस देश की परिस्थितियां जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, उसको अलग होके नहीं चल सकती है। चूंकि लॉ को मैंडेट जो है या रिकॉग्नाइजेशन जो मिलता है वो सोशल सैंक्शन आवश्यक है। किसी भी नियम कानून को या कॉन्स्टिट्यूशन को जो लेजिटिमेसी मिलती है उसके 3 तरीके हो सकते हैं। एक लीगल तरीका है जिसको हम नियम कानून बना देते हैं। दूसरा उसको सोशल रिकॉग्नाइजेशन है, सोशल सैंक्शन है। तीसरा सबसे ऊपर है मॉरल का नैतिक समर्थन। तो 3 प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। जिस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस परिस्थिति में आज़ादी के समय पूर्व से ही बनना शुरू हुआ, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया और दिसंबर में इसकी प्रथम बैठक शुरू हुई। सबसे ओल्ड मैन 90 वर्ष के थे, बिहार के ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने इनकी प्रथम अध्यक्षता की थी 11 दिसंबर को, और 13 दिसंबर में राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बन के चले आए थे। तो उस समय की परिस्थितियां कितनी खराब थी, किस तरह लगभग 10 लाख लोगों के सांप्रदायिक जो दंगा फैला
राष्ट्र के बंटवारे के बाद हत्याएं हो चुकी थी। तो पूरा भारत सांप्रदायिकता में के लहूलुहान में लथपथ भींगा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत को शरीर से खून को चूस के चला गया था, सिर्फ हार मास का ठट्ठर इकोनॉमिक रूप से और सामाजिक रूप से बाकी था, आपसी वैमनस्यता को भी बढ़ाकर। तो ऐसे हालात में हमें आजादी मिली थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, परिवेश बहुत ही कठिन दौर में था, लेकिन उस समय के बनाने वाले लोगों को राष्ट्र के दर्द, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र के ऐतिहासिक विकास, राष्ट्र के विकास का एक जो मॉडल था, विजन था, उनके सामने था कि किस प्रकार इसको आगे बढ़ाना है, कैसा नियम कानून बने जो अस्थायी रूप से चले, जरूरत हो तो उसमें बदलाव मामूली करना पड़े, लेकिन कानून नियम ऐसा बने जो सबों की स्वीकार्यता हो, किसी वर्ग किसी लोगों को कष्ट नहीं हो। आप सभी लोग जानते हैं कि अपने देश में लगभग 2700 जाति और उपजाति है, 600 बोलियां बोली जाती है, कल्चरल आधार पर काफी डाइवर्सिटी है, 8 धर्मावलंबी के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रांतीय सरकारें थी, प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे राजवाड़े थे, लगभग 600 राजे राजवाड़ों का शासन था, उस सब की अपनी अपनी एंटिटी थी। तो ऐसे हालात में राष्ट्र को एकीकरण करते हुए और तेजी से और संतुलित विकास को आगे बढ़ाना है, और पैसे पास में है ही नहीं, माहौल है ही नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बने जो फॉर द लॉन्ग रन उसकी कंटिन्यूटी चलता रहे। तो इस परिवेश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। आभा जी ने बताया कि यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 के इसके बहुत से अंश को लागू कर दिया गया, बहुत बाद में भी लागू हुआ है। 105 अभी तक अमेंडमेंट अक्टूबर तक हो चुका है, और लगभग 72 वर्ष हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी दूरी तय कर ली है, 72 वर्षों का रास्ता साफ कर लिया। आज हम लोग देखते हैं कि बिहार के विभिन्न दल आंदोलन करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल्योर हो गया है और कॉन्स्टिट्यूशन ही कोई सत्ताधारी दल सही रास्ते पर लाया जाए। तो मैं कहना इस विषय में ये चाहता हूं, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, प्लीज। सर लगता है नेटवर्क में नहीं है। गंभीर रूप से कहा था कि हम लोगों ने बहुत अथक प्रयास करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को तो बना लिया, जो हमारा बाइबिल है, गीता है, कुरान है, और इसकी सफलता और विफलता निर्भर करती है कि इसकी लागू करने वाले लोग कैसे होंगे। तो जिसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी होगी, उसकी भी सदियता, उसकी भी पवित्रता, उसकी भी नियत साफ रहनी चाहिए। जैसे कानून किसी का पक्षपात नहीं करता है, वह निर्जीव चीज है, लेकिन उसको जीवंतता जो प्राप्त होता है लागू करने वाले लोगों के नियत से। तो बाबा साहब को यह अंदेशा थी कि भारत में कुछ ऐसे जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, स्वार्थ के आधार पर राजनीतिक दल गठन होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पॉकेट में लेके चलेगा और अपनी तरह से व्याख्या करेगा। किसी भी कानून का 2 आयाम होता है, एक उसका लॉ है जो रिटन है, एक उसका दूसरी भावना है जिसको हम लोग स्पिरिट कहते हैं, लॉ और स्पिरिट। स्पिरिट उसकी आत्मा होती है। अगर कानून को हम लागू कर दिए, स्पिरिट को लागू नहीं किए, तो लॉ का भी महत्व समाप्त हो जाता है। मान लिया जाए कि कोई जिलाधिकारी टेंडर का निर्धारण, टेंडर दिए और टेंडर को सेलेक्ट करना है, तो अपने रिलेटिव को, दूसरे का लोएस्ट रेस्ट टेंडर को वह किसी कारण बस छांट दिए 20 को कानून, और अपने संबंधी का टेंडर जो हाईएस्ट है उसको एडॉप्ट कर लिए। तो कानून का तो पालन किया, लेकिन कानून के मूल भावना का उल्लंघन किया। तो नियम कानून तो अपने आप में बहुत पवित्र ग्रंथ है, वह गीता, रामायण, कुरान की तरह है,
लेकिन उसको चलाने वाले लोग के नियत कैसी है, उस पर कितना हम लोग के इंटरप्रिटेशन जो करते हैं विचारों का विभेद हो सकता है। लेकिन स्वच्छ हृदय से अगर विचारों को विमर्श करेंगे तो बात हम भी समझते हैं, जो विरोध करने वाले हैं कि ये गलत है, तो पर भी वो विरोध करते हैं कि नहीं ये गलत नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको दूं कि कन्हैया कुमार जेएनयू में भाषण दिए और उसमें आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने कहा कि यार एंटी इंडियन भाषण दिए, जो राष्ट्रीयता के खिलाफ बात है। हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भारत के सभी नागरिकों को है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया किसी भी माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या हमको उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में यह भी अधिकार है कि हम राष्ट्र के खिलाफ भी बात करें, जो राष्ट्र के विपरीत हो, राष्ट्रीयता के विपरीत हो, देश के टुकड़े होकर रहेंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या आपको धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को कुछ बोलने की आजादी है, तो इसका मतलब क्या है कि हम राष्ट्र के खिलाफ भी बोल सकते हैं? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में परफेक्ट है, उसका परफेक्शन है, सम ऑफ द लिमिटेशन बिहाइंड फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, कॉम्पिटिशनसी के खिलाफ, नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ, नेशनल यूनिटी के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की समस्या हो तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। कास्टिज्म फैलाने के लिए, सांप्रदायिक बढ़ाने वाली बात आप नहीं बोल सकते हैं। आपको कानून उस पर आपको सजा दे सकती है, तो पर भी आप बोलते हैं। और कानून की प्रक्रिया अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 1861 में सीआरपी आईसीपी है। इतनी दुरूह प्रक्रिया है कि उसका निर्णय नहीं हो पाता है, इस तरह के मामले जब आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कानून के स्पिरिट को अभी पालन 67 तक, मेरी जहां तक समझ नेहरू तक, हमारे शासन व्यवस्था में जो बैठे लोग थे उनको संवैधानिक मूल्यों और संविधान के नियमों कानूनों के प्रति एक कमिटमेंट दिखा। ऐसे भी रेल मंत्री हुए जो रेल दुर्घटना हुई तो रिजाइन करके भी चले गए। तो लोक जीवन में शुचिता और पवित्रता, यह बात लिखा रहेगा, सब बात लिखी रहनी चाहिए। सब बात लिखी भी है कि राजनेता जो है लोक सेवा के लिए आते हैं। तो क्या स्व सेवा करते हैं क्या कि लोक सेवा के लिए आते हैं? क्या सभी व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हो सकते हैं? तो नहीं होते हैं। तो क्या आखिर हो रहा है? तो ऐसी परिस्थिति में उसके स्पिरिट का उल्लंघन होता है, जिससे यह समस्या उठती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ही प्रासंगिकता समाप्त हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना इतना लचीला है, जैसे हमारा हिंदू धर्म सभी धर्मों की सभी बातों को समावेश करने की सभी वर्ग के लोगों को क्षमता है। इतनी देवी देवताएं हैं, यह एक प्रकार का एटिकेट्स है, बैनर है, डाइवर्सिटी है, हमारे व्यापकता है। हमारे हिंदू रिलीजन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी व्यापकता है, सभी चीजों का समावेश है। माइनॉरिटी के लिए भी, दलित के लिए भी, पिछड़ों के लिए भी, अगड़ों के लिए भी सभी प्रकार के अधिकार है। तो जहां सबों के लिए समान कानून है और जो पिछड़े दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उसके लिए विशेष कानून है। तो एक तरफ हम आर्टिकल 16 को पढ़ते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी तरफ उसके 1, 2, 3, 4 क्लॉज तक जाते हैं तो रिजर्वेशन का प्रावधान है आर्टिकल 330, 331, 32, 33, 34 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोकसभा, विधानसभा और सरकारी नौकरियों में। मंडल आयोग ने एक डिमार्केशन लाइन भी खींच दिया कि 49.5% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। कई संस्थानों में आपने देखा कि तमिलनाडु में 73% रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो स्पेशल कानून बना करके वहां के जनसंख्या के मुताबिक प्रावधान है, वंचितों को मौका मिलना ही चाहिए। और बाबा साहब ने कहा था कि जब तक ये नहीं समाज के मुख्य धारा में जुड़ते हैं तब तक इनको रिजर्वेशन बना दिया जाए, इनको सुविधा दिया जाए। आज बीपीएल सूची, एपीएल सूची, मनरेगा
ऐसी सामाजिक जितनी योजनाएं हैं वंचितों, शोषितों, दलितों को ऊपर उठाने का प्रयास है, लेकिन क्या उसकी समस्या है? संविधान उसके लिए जिम्मेदार है कि आज भी दलितों को लाभ नहीं मिला रिजर्वेशन का जिनको मिलना चाहिए, तो क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदार है? लेटेस्ट जो 105 अमेंडमेंट हुआ अक्टूबर 2021 में, उसमें प्रावधान किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को ओबीसी कास्ट को डिक्लेयर रिकॉग्नाइज करने का खुद अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें नहीं करना, अपना स्टेट वाइज आप डिसाइड कर लीजिए। अब प्रश्न उठता है कि अगर वंचित शोषित, आज भी बहुत लोगों को आभा बोली कि एकदम निगेटिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज हमारी खराबियां ही नहीं है, बहुत सी हमारी इतनी अच्छाइयां हैं जो दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में वो खूबियां नहीं है। अब जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आप स्टेट लेवल पर ही स्टेट हाई कोर्ट जो है डिसीजन दे देगा, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रावधान नहीं है। पूरी तरह फेडरल वहां सिस्टम है। और अपने यहाँ एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। तो सवाल उठता है कि कुछ चीजें हैं जो हमारे यहाँ के फंडामेंटल राइट्स हैं, वो विदेशियों को भी प्राप्त है। अब उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 15 को आप देखते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑरिजिन एक्सेट्रा के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो विदेशियों के साथ भी भेद, वो भी एक मानव है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में हम मानव की प्रेस्टीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं प्रियम्बुल में, तो उसका मतलब पूरी दुनिया का मानव है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना समाहित है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती और व्यापकता इतनी है। अब चूंकि लोक जीवन में, राजनीति में इतना झरण हो गया है, अपना दोष नहीं देख करके कॉन्स्टिट्यूशन जो स्थूल चीज है, जिसको गतिशीलता और जीवंतता राजनेताओं और हम जनता के सहयोग से प्राप्त होता है, उसको वो सही ढंग से काम नहीं करता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पर दोषारोपण करके कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, अपने अपने ढंग से व्याख्या करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन की, ना उसके मूल भावना को समझेंगे। कोई स्पिरिट को समझते हैं तो लॉ को नहीं, लॉ को समझते थे स्पिरिट को नहीं। तो समस्या ये है, और छेड़छाड़ करने से, कॉन्स्टिट्यूशन को गाली देने से कुछ मिलने को नहीं है। अब हमारे विकास बाबू ने बहुत अच्छी बातें कहा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बुल में जोड़ा जरूर गया कि समाजवाद, सब पंथ निरपेक्ष सब और अखंड कट रहा है, आवाज कट रही है। विपिन जी, आपकी आवाज कट रही है, कृपया आवाज को ठीक किया जाए कृपया। उन्हें में इसको हम सर नहीं ये यार बात ऐसे तो ले जाते अपने जिंदगी मिली है वाले कृपया अपना, हाँ ठीक है विपिन भाई बोलिए। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है विपिन जी। आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू। क्या सर आवाज जा रही है? अब जा रही है, अब जा रही है, आ रही है। अब बोल सकते हैं? बोला जाए ठीक से। हाँ बोलिए।
बोलिए। जी सर, जी सर। आवाज मिल रही है ना सर? हाँ हाँ, अब आवाज मिल रही है। जी मिल रही है। हाँ, नेटवर्क अब का ठीक है। प्रॉब्लम आ रहा है सर। हाँ 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 हाँ, आ रही है। जी। चला जाए, बोला जाए। अब लचीलापन का भी एक हिसाब होता है। 300-400 वर्ष का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, 30-35 अमेंडमेंट हुए, और 72 वर्ष अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, 105 अमेंडमेंट हो गया, तब भी दिल अभी भरा नहीं। तो आप देखते हैं कि जिस तरह से हमारी नीतियां बनाने का अधिकार किसको मिलता है, क्यों देता है नीति बनाने का पॉलिटिकल सरकार, गवर्नमेंट को? सरकार कहां से आता है उसको पावर? हम जनता जो है कानून को बनाए हैं, हम अपने ऊपर लागू करने के लिए राजनेताओं को अधिकार दिए हैं, इसलिए स्वभावतः आदमी कानून का पालन करती है। लेकिन क्यों सरकार के विरुद्ध जो है से कभी कभी उग्र आंदोलन हो जाता है, कभी आरक्षण को लेके, कभी किसान बिल को लेकर के, कभी अन्ना हजारे के प्रॉब्लम को लेकर के, और पूरा देश में लगता है कि अब देश ही नहीं रहेगा, ऐसी समस्याएं हो जाती है। तो डिस्कोर्स होना चाहिए। आप सोशल, मैंने आपको कहा कि सोशल सैंक्शन होना चाहिए लॉ के पीछे, और हम अपने प्रतिनिधि को भेज दिए चुन करके, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं पार्लियामेंट असेंबली में, और डिस्कशन नहीं होता है, हो हंगामा में पार्लियामेंट असेंबली का समय चल जाता है, कोई कानून पर विवेकपूर्ण ढंग से वार्ता नहीं हो पाती है। तो पार्लियामेंट और असेंबली के लाइब्रेरी में विधायक लेजिस्लेटर जो है वो पढ़ने लिखने का सोमनाथ चटर्जी के तरह नहीं करते हैं, कुर्सी पे केवल माइक तोड़ने का काम करेंगे। देने से काम चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जब जरूरत होती है तो परिवर्तन तो कर ही देते हैं, और परिवर्तन के मुताबिक 72 साल यह संविधान ही है, उसकी यह शक्ति है जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में बांधकर यहाँ तक किया। अब बात आती है कि आभा ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन में ये सारा, अब देखो रिलेटिव वैल्यू में ऐसा नहीं हुआ है कि अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, उसके जीवन स्तर में बहुत सुधार हुए हैं, बहुत चीज होना बाकी है। और सबसे बड़ा जो इशू है हमारे राष्ट्र में इन ब्लैक मनी और करप्शन का, उसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई प्रावधान हैं, कई एजेंसियां हैं स्टेट लेवल पर और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर, उसके रोक रिडेशल ग्रीवांसेस मैसनरी है। तो वो मैसनरी में कैसे लोग हैं, कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब विकास बाबू ने कहा कि राज्यपाल पद को ही खत्म करना, मैं भाई जी के बात से सहमत हूं कि राज्यपाल पद को समाप्त कर देना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में कहां तक उचित होगा। राज्यपाल पर नियुक्ति सरकारी आयोग ने जो कहा था कि नॉन पार्टीशियन, नॉन पॉलिटिकल, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं हो, और राजनीतिक व्यक्ति हो, स्कॉलर व्यक्ति हो, जिसको समाज में उसका मूल्य हो, उस व्यक्ति को राज्यपाल अपने विवेक से राष्ट्रपति बनाएंगे। अब हमारे ऐसे राज्यपाल की नियुक्ति अगर हमारे राष्ट्रपति कर देते हैं, राज्यपाल आकर के अपनी गरिमा, सम ऑफ द एक्सटेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर एबव द लॉ, वह कानून से ऊपर है, सभी जानते हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम लोग धन्यवाद देते हैं अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विपिन कुमार राय जी का। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सभी विषयों को अब तक प्रस्तुत कर दिया है, और नेटवर्क के कारण वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। इस बीच हमारे कार्यक्रम में अलका जायसवाल जी, HOD साइकोलॉजी एंड मीडियम कॉलेज भी जुड़ चुकी हैं। अलका जायसवाल जी, अगर हाँ, आप तो ऐसी स्थिति में उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है, वो कानून का वायलेशन करेंगे और उसके स्पिरिट का वायलेशन करेंगे।
जैसा विगत कुछ वर्षों से कभी कभी प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म का भी केस आया, जुडिशियल एक्टिविज्म का, गवर्नर एक्टिविज्म की बात आई। अब सवाल है कि अब उसके स्पिरिट के मुताबिक राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है, राज्यपाल अपने पद के अनुकूल भूमिका नहीं निभाते हैं, मुख्यमंत्री से बिना परामर्श लिए हुए राज्यपाल की नियुक्ति होती है, योग्य लोगों की नहीं होती है, तो उस पद को समाप्त कर देना समस्या का मेरे ख्याल से निदान नहीं है। उस पद पर सही नियुक्ति हो, सही व्यक्ति आए। आप लोग बहुत अनुभवी आदमी, बहुत राज्यपालों को देखा है किस तरह से राजकाज को चलाया है और कैसे ढंग से। यह गिरावट का दौर है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पवित्र ग्रंथ है और हम लोग को इस विभिन्नता में एक राष्ट्र को सूत्र में बांध के रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करना चाहिए हर एक नागरिकों को, और इस पर दोषारोपण नहीं करके इसके मूल भावना और इसके लिखित चीजों को पूर्णता पालन करते हुए राजनेताओं को भी काम करने की जरूरत है। तभी हमारा एक सबल भारत, एक उत्कृष्ट भारत, एक विकसित भारत हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। विपिन कुमार और बोले और बोले अगले वक्तव्य में। अच्छा फिर कहिएगा, चलेगा एक आध घंटा सर। थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों ने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। ठीक है सर। के लिए वो आपके उत्कृष्ट वक्तव्य के लिए आपके उत्सर्ग की कल हम लोग कामना करते हैं। नहीं सर, ये तो आपका स्नेह बोल रहा है। वक्तव्य कैसा था? मैं सीधा साधा आदमी, जो मन आता है बोल देता हूँ। कहाँ दिक्कत है सर? वही सीधापन जो है आपको आसमान को छुआ देता है। तो नहीं बहुत अच्छा हमारा थैंक यू सर। थैंक यू सर आप सभी लोगों को। हाजीपुर सभी राज है हमारे पास। हाँ निकिता, क्वेश्चन पूछो। निकिता क्वेश्चन पूछो। प्रणाम सर। निकिता क्वेश्चन पूछो। सर मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। हाँ पूछो ना जी प्रणाम सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित जो एकल नागरिकता का कंसेप्ट है, उसके बावजूद लोग देखते हैं कि 2002 के जो गुजरात दंगे हुए या फिर भाषा के आधार पे जो उत्तर दक्षिण का विभाजन का बात हमेशा सामने आता है, और साथ ही कह सकते हैं कि अक्षमता और विविधता के कारण जो भी सामाजिक गतिरोध होते रहते हैं या नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जो भी विरोध और हिंसा होते रहते हैं, तो इन सब से जो हमारी सामाजिक सद्भावना की का जो कंसेप्ट है उसमें असंतुलन उत्पन्न कर रहा है ये। तो सर इस संदर्भ में हमेशा संविधान की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाया जाता रहा है, तो इस संदर्भ में कोई ठोस कदम, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या इस संदर्भ में कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए जिससे कि सामाजिक सद्भावना बनी रहे और संविधान की प्रस्तावना पर भी कोई प्रश्न चिन्ह न लगाया जा सके? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने यहाँ इंग्लैंड से लेकर सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। उस पर हम लोगों को कुछ कहना नहीं है कि एकहरी नागरिकता है तो है। आपका इशारा था कि नागरिकता को लेकर सामाजिक सद्भावना समाप्त हो जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है प्रॉब्लम उठा, आप घुसपैठियों का भी प्रॉब्लम जानते हैं कि बांग्लादेश घुसपैठी जो है वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा ये सब नॉर्थ स्टेट को ढके रहते हैं। तो अपने नागरिकों को ना आप चिन्हित कीजिएगा कि घुसपैठी आपके यहाँ रह जाएंगे। आप मान लीजिए तो वह इंडिया में एक्सेप्शनल के रूल में कश्मीर को के नागरिकों को अलग नागरिकता थी, तब वो तो बात कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग हो गया विधिवत, और नॉर्थ ईस्ट में ये प्रॉब्लम बराबर रहता है। अब उसके लेकर के सामाजिक सद्भावना बिगड़ता है। सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का काम हमारे पॉलिटिकल पार्टी लोग करते हैं, उसको इशू बना के, पॉलिटिकल एजेंडा बना के, उसको वोटर बना के कि हम हमारे फेवर में वोट कास्ट करेगा। इसको जो है से उसका अगर किसी का जांच पड़ताल होता है कि हमारे नागरिक हैं कि नहीं और किस तरह से हमारे नागरिक हैं, क्या इनके पूर्वज पहले यहाँ से थे या खुद आज आ गए हैं, पैदा किए हैं, उसका अगर वेरिफिकेशन करती है सरकार तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर आपत्ति होती है तो सरकार को भी लॉजिकली कन्विंस उसको करने की जरूरत है। जैसे रोहिंग्या वगैरह का भी प्रॉब्लम है, श्रीलंका से लोग आ गया, बांग्लादेश से आ गया, ऐसे भी भारत आबादी के बोझ से
बहुत जो है मर्माहत है, अपना ही भार उठाने में कष्ट हो रहा है। आप घुसपैठिए आकर के भारत की आबादी पर, भारत के जल, मिट्टी, पहाड़, प्राकृतिक संसाधन पर हक जताएंगे, उनको भी देना पड़ेगा। इतने तरह के कानून बन गए अब, तो फिर भारत का जो विकास जो तेजी से होने की बात चल रही है वो किस प्रकार हो पाएगा। इसलिए सामाजिक सद्भावना बनाना यह व्यक्ति का व्यक्तिगत भी चूज है, और एक समूह के रूप में वोट बैंक की राजनीति के करना, सद्भावना ना बिगाड़ करके। और सिंगल, जैसे एनआरआई वगैरह को तो दोहरी नागरिकता भी दी गई है ना, तो उसको दोहरी नागरिकता देने का क्या, नॉन रेजिडेंस इंडियन को दोहरी नागरिकता क्यों दी गई है? वह जहाँ के मूल निवासी अभी नागरिक हो गए, वहाँ की भी नागरिकता रहेगी। इंडिया में अगर उनका एंसेस्टर रहा है तो यहाँ की भी नागरिकता रहेंगे, ताकि इस देश से उनको लगाव बना रहे और वो आर्थिक कॉपरेशन जो भारत का तेजी से विकास हो सके। तो उसको हम एनआरआई को, हाँ जी धन्यवाद सर। समय सीमा की हाँ बोलो, वो ध्यान में और रखते पूछिए। हुए अब हो गया निकिता, और पूछो, जिसको जो पूछना है पूछा जाए सर। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राधा सिंह क्लास 9 की स्टूडेंट हैं, प्रभात तारा की, उनको हम मेमेंटो प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं। राधा सिंह स्क्रीन पर आवे और हमारे आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उन्हें वो मेमेंटो प्रेजेंटेशन करेंगी। यह मेमेंटो प्रेजेंटेशन आभासी रूप से होगा, लेकिन इसे हम वास्तविक रूप में आपके पास पहुंचाएंगे। जी राधा सिंह बोलिए, आपका माइक ऑफ है राधा। I thank you all for participating in the webinar. I thank our esteemed speaker and moderator. I present to you this memento as a token of gratitude from Pratham family. Thank you, Radha. Thank you. Please accepted लिखो, बोलो। Please accepted this. हाँ एक्सेप्ट कर लिए राधा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी भावना का कदर करते हैं, इतना तुम्हारा सोच रहता है कि हम मोमेंटो दें, अच्छी बात है। This is for Abha ma'am. Please accept this ma'am. Thank you. Welcome. Thank you. I accept you. धन्यवाद राधा। और अब मैं आज के कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए अर्जुन गुप्ता जी से निवेदन करता हूं। वो हमारे कार्यक्रम के कन्वेनर हैं। अर्जुन गुप्ता जी कृपया स्क्रीन पर आवे और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वान जनों। अलका जायसवाल जी आपके कोई विचार रह गए क्या? अलका जायसवाल जी, आपका आशीर्वाद चाहिए बच्चा को। क्या सर? पहले तो सबको मेरा प्रणाम सर। रुक जाओ। हाँ धन्यवाद अलका जी, बोलिए। सर अभी हमारे जितने भी गुरुजन थे, विद्वत जन थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कहा अभी संविधान की प्रासंगिकता के बारे में। और इस संबंध में अब मैं बहुत नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा संविधान सर्वोच्च है और कई देशों से, 7 देशों से लेके हमारा संविधान बना है और हर जगह से अच्छी अच्छी चीजें ली गई हैं। और हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये जरूर कोशिश की कि एक समन्वय बना रहे कार्यपालिका में, विधायिका में और न्यायपालिका में। और इसी तरह से संविधान का निर्माण, जब भी कोई अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तो उसको चेक करने के लिए दूसरी संस्थाएं हैं। जैसे अगर कार्यपालिका कुछ करती है, विधायिका कुछ करती है, तो न्यायपालिका को है। हमारे यहाँ न न्यायपालिका सर्वोच्च है न विधायिका सर्वोच्च है, जैसा मेरा मानना है। तो उसमें मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और अभी भी हमारा संविधान बिल्कुल प्रासंगिक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी मेहनत से और इतने मनोयोग से इसे बनाया है और सारी परिस्थितियों को समझते हुए, भारतीय परिवेश जहाँ पर अनेकता में एकता जैसी बात है,
वहां पर देखते हुए ये संविधान का निर्माण किया है। अब ये हम पर निर्भर है, और हम पर से मतलब है मेरा यहाँ जो इस संविधान को लागू करते हैं, जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी नीयत कैसी है। हमने तो चीज अच्छी बना दी, अब उसको अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो उसमें तो कमियां रह ही जाएंगी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। मैं अब अर्जुन गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम लगातार वेबिनार आयोजित करने हेतु पर्यटन संगठन के संस्थापक प्रभात सर का सहृदय धन्यवाद आभार, जिनके द्वारा हम सभी को लगातार अपने घर बैठे ही ज्ञानवर्धन प्राप्त हो रहा है। आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर आभा कुमारी मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार, जिन्होंने अपना कीमती समय हम सभी को दिया एवं तमाम अद्भुत वक्तव्य हम सभी को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ एवं इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का ज्ञानवर्धन एवं मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। आज के चेयरमैन की भूमिका अदा कर रहे प्रोफेसर विपिन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार, जिन्होंने अपना कीमती समय हम सभी को दिया एवं अपना अद्भुत वक्तव्य हम सभी को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सर का बहुत बहुत धन्यवाद आभार एवं हम सभी को सदैव मार्गदर्शन करने वाले प्रोफेसर विकास नारायण सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। अलका मैम, रंजीत सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार।